हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। थे ये बोल के कि पापा वॉर रुकवा देंगे, बट वॉर नहीं रुकवा पाए। इनफैक्ट इंटरनेशनल मिर्जापुर बना के बैठ गए हैं। बहुत ही दुखद घटनाएं चल रही हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। मैसिव क्राइसिस है। और आप सोचिए इजराइल के तेल अवीव की क्या स्थिति है, हाइफा की क्या स्थिति है। ईरान ने जिस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज किया है, मैं कहूं मिसयूज किया है। आप जरा इन वीडियोस को देखिए। और नेचुरल सी बात है, दोनों साइड से ताबड़तोड़ बॉम्बिंग चल रही है। बट कुछ वीडियोस वो बिल्कुल वायरल हो चुके हैं। कुछ ऐसी मिसाइल्स जिसे बिल्कुल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया एक इतनी मजबूत कंट्री, एक छोटी सी कंट्री बट बहुत मजबूत कंट्री, जिसके आयरन डोम की हमेशा तारीफ होती थी, उसकी स्थिति। Okay. फिर से देखिए, कोई इंटरसेप्शन नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई देखिए, तेल अवीव के रेजिडेंट्स परेशान हैं, हाइफा में क्या हो रहा है। तो इजराइल में चारों तरफ एक छोटी कंट्री है, छोटी कंट्री के पास सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसके ऊपर से वेस्ट का सपोर्ट है, उसके बाद भी मिसाइल्स आके पेनिट्रेट कर जाती हैं। इसके बीच में रूमर्स आना शुरू होते हैं कि भाई अमेरिका अपनी बहुत सारी फ्लीट आगे बढ़ा रहा है। फिर ये रूमर्स सच्चाई बन जाते हैं जब आर्टिकल्स पब्लिश होने लगते हैं कि भाई सही बात है, अमेरिका वेस्ट अपने धीरे धीरे कॉन्वॉयस को, मिलिट्री जितने भी उनके इक्विपमेंट्स है, उसको मूव कर रहा है टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि भाई इस इंटरनेशनल मिर्जापुर में क्या फिर से एक बड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, जो अगले 3-4 साल ऐसे ही चलता रहेगा। इसी टाइम में ध्यान से देखिए, द गार्डियन लिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा, द गार्डियन कह रहा है, इजरायली स्ट्राइक्स हैव नॉट नॉक्ड आउट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम और इट्स न्यूक्लियर एम्बिशंस। दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। अब बड़े सारे इसमें ना ओपिनियंस हैं। एक धड़ा यह कहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दूसरा धड़ा यह कहता है कि ईरान के पास हो सकता है टैक्टिकल न्यूक्स या स्मॉलर न्यूक्स हैं, तीसरा धड़ा यह कहता है कि ईरान बिल्कुल नजदीक है न्यूक्लियर वेपन्स के, और चौथा यह कहता है कि भाई आपने ईरान को हो सकता है स्लो डाउन कर दिया हो, बट उसके एम्बिशंस को आप डिफीट नहीं कर सकते। उसी टाइम में यह सबसे बड़ी स्पेक्यूलेशन आज दुनिया में है कि क्या अमेरिका यहां पे शांति स्थापित करेगा, सीज फायर करवाएगा जैसे कि सो कॉल्ड इंडिया और पाकिस्तान में कराया था, या फिर अमेरिका खुद इस वॉर में कूद पड़ेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, उसे बोल्टन साहब जो पहले खुद ट्रंप के साथ काम करते थे, वो तक ये कह चुके हैं कि भाई इसके न्यूरॉन्स कभी कभी फ्लिप होते हैं, और फ्लिप होने के बाद ये अचानक से कुछ बातें कह देता है ईरान के बारे में। एक टाइम में बोलता है मैं वॉर रुकवा दूंगा, मैं पापा हूं, दूसरे टाइम में कहता है कि भाई वी हैव टेकन कंट्रोल ऑफ योर स्काइज। तो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप विल इंश्योर कि अमेरिका एंटर करता है वॉर, या वो इंश्योर करेगा कि भाई मैं दूर रहूंगा, बस इजराइल को सपोर्ट करूंगा। इसके साथ इजराइल क्लेम्स 40 साइट्स हिट, तो इजराइल कंटिन्यूसली पाउंडिंग कर रहा है। इसी टाइम में ध्यान से देखिए, वाई यूएस एंड इजराइल, जब आपको एक्सपर्ट्स ऐसे बोलना शुरू कर दें तो आपके कान की बिल्कुल खतरे की घंटी चलनी चाहिए आपके कान में। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई यूएस या इजराइल ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं ईरान पे। वहीं पे ईरान में रेजीम चेंज के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू कम से कम 50 बार बोल चुके होंगे पब्लिकली। अब आपको लगेगा ये बीच में अचानक से ये वाला आर्टिकल कहां से आ गया द हिंदू का। आज आपको ये भी समझ आएगा कि भाई इंडिया को इतने एक्सप्लिसिटली, इतने पब्लिकली जाके क्यों बोलना पड़ता है कि हमारे बारे में फालतू बोलना बंद करो। क्योंकि दोस्तों, दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है। ये इंटरनेशनल मिर्जापुर ये बड़ा अजीब सा है, और यहां पे ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया इजराइल ने, इसकी थोड़ी आपको बैकएंड में जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा आपको रीजनल एनालिसिस करनी पड़ेगी, ग्लोबल एनालिसिस करनी पड़ेगी। और यहां पे आपको क्या समझ आएगा कि ये जो 13 तारीख की फ्राइडे को जो कहानी शुरू हुई कि भाई हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, मिसाइल फैसिलिटीज को और मिलिट्री कमांडर्स को हिट कर रहे हैं, इसके अलावा कहानी थोड़ी डीप है, कहानी थोड़ी पुरानी है। साथ ही साथ ये याद रखिए कि आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। बीच में यूट्यूब से कुछ गाइडलाइंस स्ट्राइक्स आई थी, और हमने इस इशू को ट्विटर पे रेस किया। यूट्यूब से सपोर्ट आया, और वो सपोर्ट इसलिए आया क्योंकि आप मेरे साथ थे। आप मेरे साथ इसलिए थे क्योंकि मैं भारत के इंटरेस्ट की बात करता हूं। मुझे कोई मतलब नहीं है ईरान से, मुझे कोई मतलब नहीं है इजराइल से, मुझे किसी कंट्री से मतलब नहीं है, मुझे भारत से मतलब है। तो वो इंटरेस्ट के साथ जब हम बात करते हैं, और यहां देखिए क्लियरली लिखा है वर्किंग फॉर स्ट्रॉन्गर भारत, अ बेटर भारत, नथिंग एल्स। इसकी बिना लाग लपेट एक यही काम है। अब इस काम में कभी कभी बाधाएं आएंगी, क्योंकि कुछ लोग चाहते नहीं है कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंचे, तो वो बीच बीच में परेशान करते रहेंगे।
इसके लिए मैंने आपको 2 सॉल्यूशंस दिए थे। एक सॉल्यूशन कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग होने चाहिए, वो मिलकर यूनाइटेड होकर काम करने चाहिए। सेकेंडली, कहीं ना कहीं हमें एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म पे जुड़ के रहना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए कि किस किस लोकेशन पे ये काम हुआ है। ये जो कर्मकांड चल रहा है ये कहां कहां हुआ है, तो आप देखिए ये आपको ईरान में अलग अलग लोकेशंस दिखेंगे, बट आप इजराइल को क्लोजली देखिए, आपको हाइफा पोर्ट भी दिखेगा, अदानी वाला पोर्ट, जिसके बारे में भी काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन चली थी। और साथ ही साथ तेल अवीव की हालत जो है वो थोड़ी खस्ता है, यहीं पे ऐसा लग रहा है मेजर टारगेट है। वहीं पे आप देखेंगे कि जो इजराइल की हिट्स हैं वो आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन में दिखेंगे, जहां पे भी मैप में आपको न्यूक्लियर फैसिलिटी दिखेंगी, वहां पे इन्होंने ताबड़तोड़ बॉम्बिंग की है। बट कहानी 7 अक्टूबर से शुरू होती है। अब यहां पे जो पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट वाले हैं वो कहेंगे सर 7 अक्टूबर की कहानी थोड़ी ना है, ये 1947 की कहानी है, ये उससे भी पुरानी कहानी है। हाँ भैया, जो रिसेंट ये जो वॉर शुरू हुआ ना, ये वॉर की कहानी 7 अक्टूबर से शुरू होती है, जब हमास ने एक टेरर अटैक किया। वो टेरर अटैक से कम नहीं था, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कि फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है। जिस तरीके से जो ब्रूटैलिटी के वीडियोस अब दुनिया भर के सामने हैं, उसी टाइम में मैं ये भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये वॉर में लोगों को, निहत्थे सिविलियंस को मारना अलाउड है, या ये मतलब दिस इज ओके, इट्स जस्ट नॉट ओके, ठीक है। आपको जितना हमास को तोड़ना है आप तोड़िए, बट देखिए सिविलियंस और ये सब जो आप काम करते हैं, उसके बाद दुनिया में कोई कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, तो हमें तो इंडिया की बात करनी है, इंडिया का क्लियर स्टांस है कि भाई अगर कहीं एक छोटे बच्चे के साथ कुछ भी गलत होता है, एक बच्चे के साथ कहीं पे भी गलत होता है दुनिया में किसी भी कारण से, तो भाई दैट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सीधी बात है। और अगर बच्चों के साथ कहीं पे भी कुछ हुआ है तो इंडिया तो उस किसी भी कंट्री के साथ उस टाइम में खड़ा नहीं होता उस पर्टिकुलर इशू पे। अब ध्यान से देखिए, कहानी 7 अक्टूबर को हुई। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने क्या किया, ताबड़तोड़ हिट करना शुरू किया। अब यहां पे इन्होंने बना रखा था एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है भैया, ये एक बीमारी है जो ईरान ने शुरू की थी अकॉर्डिंग टू इजराइल। ये बीमारी क्या है कि अपने जैसे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स को इन्होंने पकड़ा, इराक में, सीरिया में, लेबनान में, यमन में, और इनको आर्म करना शुरू कर दिया। इनको खूब सारे वेपन्स, ट्रेनिंग सब देना शुरू कर दिया कि भाई हम लोगों का एक ही कॉमन रेजिस्टेंस है। क्या है रेजिस्टेंस, किसके अगेंस्ट लड़ रहे हो, तो भाई हम बिग सेटन एंड स्मॉल सेटन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। कौन है बिग सेटन, मतलब अमेरिका और इजराइल। तो आप ये देखिएगा कि एक नैरेटिव है, और जनरली ये नैरेटिव आप देखेंगे जितनी गरीब कंट्री है मिडिल ईस्ट की, जहां पे खाने पीने के ठीक से मतलब आपके सप्लाईज नहीं है, जिनके पास तेल है, जिनके पास पैसा है, वो अमेरिका के साथ है। जिनके पास नहीं है वो इस ब्रदरहुड में किसी ना किसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं। अब जैसे अर्डोगान के पास अगर ज्यादा पैसा आ जाए तो वो तुरंत अमेरिका के पास रहेगा। जब गरीबी चलती है, मुफलिसी चलती है, तो वो ईरान को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, हल्का फुल्का इधर उधर खेलने की कोशिश करता है। तो एसेंशियली ये पूरी कहानी इजराइल और ईरान की नहीं है। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे तब तक आप पावर गेम्स को नहीं समझ पा रहे, तब तक आप इंटरनेशनल मिर्जापुर नहीं समझ रहे। ये गेम है अमेरिका वर्सेस रशिया की, या फिर कहें कि सोवियत और अमेरिका की ये पुरानी लड़ाई है, जो रंजिश है वही चलती आ रही है। और इस रंजिश में बड़े सारे पॉन्स हैं, बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, बड़े सारे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं। उन इंटरेस्ट को यूज करके बड़े पावर्स वो अलग अलग एरियाज में छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी वॉर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन्हीं वॉर्स को हम सोचते हैं कि भाई ये जुनूनी लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है। नहीं, ये बड़े पावर्स अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए लड़ते हैं। जो छोटे पॉन्स हैं, जो छोटे प्यादे हैं, और भारत क्योंकि किसी का भी प्यादा नहीं बनना चाहता, इसीलिए जब देखा जाता है कि S-400 बहुत अच्छा काम कर रहा है, Su-30 MKI बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फिर प्रेशर आने लगता है सीज फायर कर लो। उसी टाइम में जो रफाइल अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में आर्टिकल लिखने लगते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, दो लॉबी हैं, दो ऑपोजिट लॉबी हैं, और दोनों को एक साथ एक वर्चस्व की लड़ाई में यह भी प्रूफ करना है कि मेरे वेपन्स बेस्ट है, मेरा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, मैं सबसे अच्छा वॉर लड़ता हूं, मैं दुनिया का पुलिस हूं, मैं दुनिया का बेताज बादशाह हूं। अब चलिए एक साइड पे आइए, वेस्ट के साथ कौन कौन, तो यहां पे आपको समझ आएगा कि भाई इजराइल, अमेरिका, साथ में नाटो, साथ में GCC, साथ में ओपेक। मतलब तेल भी इनका, डॉलर भी इनके, इंस्टीट्यूशंस भी इनके, और साथ ही साथ आप समझिए मनी, द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ मनी, बड़ी बड़ी कंपनियां सब इनके साथ। ऑपोजिट साइड में देखिए, ये रेजिस्टेंस फ्रंट बना रखा है इन्होंने। जैसे भारत में नक्सल मूवमेंट है, उस तरीके से इन्होंने एक नक्सल मूवमेंट बना के धीरे धीरे कोलिशन बनाया है। एक एंटी वेस्ट कोलिशन बनाने की कोशिश है, जिसे कि आप एक एक्सिस की तरह कह सकते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो ऐसा ही एलाइज वर्सेस एक्सिस आपको दिखता जाएगा। तो यहां पे ये जो एक्सिस आपको दिखता है ये प्योरली एंटी वेस्ट है। मतलब जिन जिनको क्लासरूम से बाहर निकाल दिया मॉनिटर में,
जिसने जिसने जिसको जिसको निकाल दिया कि तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, वो सब अब मिलके एक साथ डिसग्रंटल्ड लोग एक साथ बैठे हैं। अब क्या इनमें से हमारे दोस्त नहीं है? बिल्कुल। क्या इनमें से हमारे दोस्त नहीं है? बिल्कुल। दोनों साइड हमारे दोस्त है। हम किसी एक साइड जाते हैं तो दूसरा वाला प्रेशर देने लगता है। एग्जैक्टली यही कहानी होती है भारत के साथ, क्योंकि भारत किसी भी इनके आइडियोलॉजी के साथ हम कहीं पे भी फिट नहीं होते इनके, क्योंकि ये वॉर की आइडियोलॉजी आ जाती है, हर जगह आपको कॉन्फ्लिक्ट में कूदना पड़ता है, कहीं पे भी बुलाया जाए तो आप चले जाएं। अब कब तक आप ये काम कर सकते हैं? आपको अपना काम भी तो करना है, अपने कंट्री का, कंट्री मैन का उनका ध्यान रखना है या नहीं रखा। तो यहां पे एक ईरान, व्लादिमीर पुतिन मतलब रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर व्लादिमीर पुतिन के भी कुछ आसपास के छोटे छोटे सैटेलाइट स्टेट्स हैं, उसी तरीके से चाइना के भी कुछ सैटेलाइट स्टेट्स हैं, ईरान के भी ऐसे ही कुछ सैटेलाइट स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, ईरान का सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट एलाई कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट स्टेट कौन था? सीरिया। सीरिया जहां पे तख्तापलट हो गई। तो अब ये क्या चाहेंगे? व्हाट इज देयर मेन एजेंडा? कि जो काम सीरिया में हो चुका है, जो काम लेबनान में हो चुका है कि हिजबुल्लाह को उन्होंने तोड़ के मारा है, उसी तरीके से होती इसके ऊपर ट्रंप ने एक मैसिव रेड लॉन्च किया था। इजराइल ने लॉन्च किया, बट अभी अमेरिका तोड़ के उठा है यमन को। तो यमन को तोड़ा, लेबनान को तोड़ा, सीरिया में रेजिम पलट गई। अब ईरान की बारी है। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस है। अगर ये एक्सिस रहेगा तो मिडिल ईस्ट में, ध्यान सुनिए, मिडिल ईस्ट में रशिया और चाइना का वर्चस्व वो बढ़ जाएगा। तो कहानी वर्चस्व की है, और मिडिल ईस्ट में याद रखिए रिसोर्स की भी कहानी है। ऑयल और गैस की प्राइसेस भी यहीं से डिटरमाइन होती है। दूसरी बात, एक साइड में चाइना जो कि बहुत सारा डिमांड लेके आता है, बहुत सारा सामान खरीदता है, दूसरे साइड रशिया जो कि खुद सप्लाई लेके आता है। और अगर रशिया के पास अच्छी दोस्ती हो गई ओपेक के साथ, जीसीसी के साथ, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में इनके बहुत इंपॉर्टेंट एलाइज हो गए, तो क्या करेंगे ये लोग? ये ऑयल पे कब्जा कर लेंगे। और ऑयल पे कब्जा कर लेना मतलब पेट्रो डॉलर को चैलेंज कर लेना। यही प्रॉब्लम लगभग चाइना की है। चाइना चाहता है कि ऐसी सारी कंट्री जिनके पास रिसोर्स हो, वहां पे इसका वर्चस्व बढ़ता रहे। अब अमेरिका क्यों ही चाहेगा? और आप देखेंगे इस पूरे गेम में आप चाइना का लॉस होते हुए जरूर देखेंगे। चाइना का लॉस होते हुए आप जरूर देखेंगे। रशियाज मेन कंडीशन टू एंड वॉर यूक्रेन। अब आप बोलेंगे यूक्रेन क्यों? मैंने आपको कहा ना, ये वेस्ट के एनिमीज हैं, इनके आसपास कोई वॉर होगा ही। आज ये होगा, कल कोई और होगा। तो अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो यूक्रेन वॉर में डोनाल्ड ट्रंप क्या कोशिश कर रहे हैं कि मैं व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन वॉर में फंसाऊं, फिर मैं उसे बोलूं कि थोड़ा यूक्रेन ले लो, और क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस थोड़े से लिफ्ट किए थे, तो मैं G7 में ऐड कर दिया, G7 को एक्सपैंड कर दिया, ऑल दो स्टोरीज। तो अब एक काम करो भाई, तुम ये जो अपना कोलिशन बना रहे हो ना, ये जो टीम बना रहे हो, ये टीम बनाना बंद करो, बैक आउट। सिंपल सी बात है, बैक आउट। ये चाइना को सपोर्ट करना बंद करो, ईरान को सपोर्ट करना बंद करो, और मैं तुमसे और नॉर्थ कोरिया से अपने रिलेशन नॉर्मलाइज कर लेता हूं। सो इसके कारण व्लादिमीर पुतिन भी फंसे हुए। क्यों फंसे हुए? क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को सामने रखेंगे, और रशिया के इंटरेस्ट में है कि वॉर खत्म हो और यूक्रेन की धरती वो कटे और उनको मिले, और बाकी रिसोर्सेज किसके पास चले जाएं? अमेरिका के पास। यूक्रेन ज़ेलेंस्की वांट्स डिप्लोमेसी। अब आपको क्या लगता है कि ट्रंप के आने के बाद ज़ेलेंस्की इतना थैंकलेस टाइप का आदमी क्यों हो गया है, इररिलेवेंट पर्सन? अब आप सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। G7 में अभी गए थे, आप समझिए, कभी कभी पपेट्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी आपके पालतू इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप इनको फर्स्ट लाइन में खड़ा करने लगते हैं G7 में। एक इररिलेवेंट कंट्री, बट उसकी रेलेवेंस ये है कि आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर का पॉन है, और जब आप पॉन होते हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब तक आपका इस्तेमाल किया जा सके। अब ध्यान से देखिए, डोनाल्ड ट्रंप रिपीट्स कॉल फॉर रशिया टू बी रीएडमिटेड एट G7 समिट इन कनाडा। क्यों भाई? क्योंकि पुतिन को एक बिस्किट देना है। पुतिन पास में आया, चाइना को अलग थलग किया, चाइना के साथ ट्रेड टैरिफ वॉर खेला, और किम जोंग उन को बोला कि भाई चलो बातचीत कर लेते हैं, बातचीत करके चीजें सुलटाते हैं। ईरान को बॉम्ब किया, वहां पे रेजिम चेंज किया। ये पूरा गेम प्लान है कि पूरे मिडिल ईस्ट में अगर वर्चस्व रहेगा तो वो वेस्ट का ही रहेगा। कोई चैलेंजर मिडिल ईस्ट में नहीं बैठेगा, कोई भी ऐसी रेजिम नहीं रह सकती जो कि वेस्ट के अगेंस्ट बात करे मिडिल ईस्ट में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये रेजिम्स जो हैं अगर वो एंटी इजराइल हैं तो फिर नेचुरल सी बात है आपको बहाने मिल ही जाएंगे। किम जोंग उन ये क्या कहते हैं? मैं पुतिन के साथ हूं। ये नहीं कह रहे मैं ईरान के साथ हूं, ये कह रहे हैं मैं पुतिन के साथ हूं। वो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट कॉमरेड है। उसी टाइम में व्लादिमीर पुतिन के लिए ये बहुत
सिंपल सी बात थी कि जब बशर अल असद को हटाया जा रहा था तो ही कुड हैव इंटरवीन्ड। अब आप बोलेंगे रशिया के पास वो कैपेसिटी नहीं है, बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है। इट इज अ वॉर मशीन, आराम से बैठा हुआ है वो एक जगह वॉर में। बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं यूक्रेन को, आप ये रशिया को। आप ये समझिए कि आप यूक्रेन को नहीं देख रहे, आप बेस्ट वेपन्स को ट्राई होते हुए देख रहे हैं। वेस्ट के बेस्ट वेपन्स दे दिए हैं, सोल्जर्स ये फालतू में एनलिस्ट कराते रहते हैं। अब ध्यान से देखिए, रशिया सेज इजराइल्स अटैक ऑन ईरान वाज अनप्रोवोक्ड एंड इलीगल। इतने ही स्टेटमेंट आ रहे हैं, दीज आर दी स्टेटमेंट्स दैट आर बीइंग इशूड कि भाई यहां पे एंटी ईरानियन हिस्टेरिया बनाया जा रहा है। उसके बाद डिस्ट्रॉय पीस एंड डैमेज रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, रशिया बस स्टेटमेंट दे रहा है। अब देखिए, विल रशिया, तुर्की एंड चाइना प्रोवाइड सपोर्ट? विल, वॉर ऑनगोइंग है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। ऑपोजिट साइड से रशिया से स्टेटमेंट आ रहे हैं, चाइना सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है। क्यों पता है? क्योंकि एक चीज पता है, द मोमेंट दे एंटर दे विल ऑलमोस्ट फाइट विथ यूएस, ऑलमोस्ट। और अगर ये वॉर नहीं भी बड़ा होने वाला हो तो भी अमेरिका फिर घुसेगा ही, और फिर बहादुरी का जंग होगा। बहादुरी का जंग बहुत दूर तक चलेगा। चाइना अवॉइड करना चाहता है कोई भी वॉर, हमें कोई वॉर नहीं करना। जिस तरीके से इंडिया है ना कि अभी वॉर अवॉइड करके इकोनॉमी पे फोकस करो, चाइना एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। चाइना बस पैसे डाल के भाग जाता है, पैसे ले लो, लड़ाई करते रहो आपस में, जैसे कि पाकिस्तान को दे दिया, बांग्लादेश को दे दिया। तो ये स्ट्रैटेजी चल रही है। इसके बीच में चाइना बैक्स ईरान इन फाइट अगेंस्ट इजराइल। कौन सी बैकिंग, कहां की बैकिंग, क्या वेपन्स भेजे, क्या ट्रूप्स भेजे, क्या मर्सनरीज भेजे? नथिंग लाइक दैट, सिर्फ पैसे भेज दिए जाएंगे, ओनली एंड ओनली मनी। क्या प्रोटेक्शन लगा दिया चारों तरफ, क्या अपने शिप्स भेज के डिफेंड कर रहे हैं? नथिंग लाइक दैट। क्या अमेरिका ये करेगा? एब्सोल्युटली सर्टेनली, एब्सोल्युटली। और क्या अमेरिका के जो बाकी दोस्त हैं वो भी आएंगे? जी हां, वो आ रहे हैं। नाउ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू होस्ट पाकिस्तान आर्मी चीफ। अब ये भाई आसिम मुनीर कहां से आ गया? तो आपको समझ आएगा, मैंने पुतिन के साथ दोस्ती करनी है और चाइना को अलग थलग करना है, ईरान में रेजिम बदलनी है। तो चाइना को अलग थलग करने के लिए चाइना के पर काटने पड़ेंगे। वो पर कटेंगे म्यांमार में, इसलिए आप देखते हैं म्यांमार में इतना सारा ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना रहा था मोहम्मद यूनुस, किसके लिए? अमेरिका के लिए। उसी तरीके से आप देखिए, ये जो बलोचिस्तान के रीजन में ये जेट्स जा रहे हैं, रिफ्यूलर्स जा रहे हैं, बलोचिस्तान के एरिया से स्कैनिंग हो रही है ईरान की, इसमें कौन मदद कर रहा है? पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान अमेरिका का हो गया तो फिर पाकिस्तान चाइना का नहीं हो सकता, तो फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं हो सकता। उसी टाइम में आप जरा सोचिए, थिंक अबाउट इट कि यहां पे तो गेम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, यहां तो गेम अफगानिस्तान का भी है। आजकल अफगानिस्तान भी अच्छे से बात करने लगा है, उनकी तालिबान भी बात करने लगी है अमेरिका के साथ, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करने लगे हैं दोनों। उसके अलावा ईरान में अगर यहां पे सत्ता परिवर्तन होती है तो आप मुझे बताइए, चाइना के वो $400 बिलियन के इन्वेस्टमेंट, चाइना का जो ऑल्टरनेट ऑफ सी रूट, ये कैसे मिलेगा? अगर पाकिस्तान अपनी पूरी एलिजियंस अमेरिका को दे देता है, जो कि उसने पहले दे रखी थी, तो फिर चाइना के प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे? और इसीलिए एक साइड से आप देखेंगे व्लादिमीर पुतिन, वो बिल्कुल स्मार्टली अपनी कंट्री के हित में काम कर रहे हैं। दूसरे साइड में चाइना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करके भागना चाह रहा है हर जगह से, बट चाइना को बोला जा रहा है आप भागिए और हम आपको धीरे धीरे काटेंगे। कभी हम आपके पोर्ट्स ले लेंगे, कभी ब्लैक रॉक आपके पोर्ट खरीद लेगा पनामा वाले, कभी हम आपको म्यांमार में फंसाएंगे, कभी हम पाकिस्तान में जाके आपको तंग करेंगे, पाकिस्तान को एकदम क्लोज एलाई ले आएंगे। और इसकी एनालिसिस इंडिया के विजावी क्या होगी, इसके इंप्लीकेशंस, वो हम कभी आराम से करेंगे। बट आप सोचिए कि यहाँ पे गेम क्या है? गेम ये है कि चाइना का जो फुटप्रिंट है वो बिल्कुल बढ़ना नहीं चाहिए। वहीं पे देखिए नाटो, ओपेक, वेस्ट का पूरा अलायंस देखिए, इजराइल ईरान वॉर, मैसिव यूएस एयरफोर्स टैंकर अर्माडा स्पॉटेड हेडिंग टुवर्ड्स अटलांटिक, व्हाट मूव इज यूएस प्लानिंग नेक्स्ट? हर जगह से जहां पे भी इसके इंटरनेशनल बेसिस हैं वहां से एसेट्स आ रहे हैं। हैज यूएस मूव जेट्स वॉरशिप्स इन मिडिल ईस्ट टू हेल्प इजराइल? एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। और ट्रम्प साहब की जरा ट्वीट देखिए, अब हम भी थोड़ी ट्वीट एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए, वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्काइज ओवर ईरान। ईरान हैज अ गुड स्काई ट्रैकर एंड अदर डिफेंसिव इक्विपमेंट एंड प्लेंटी ऑफ इट, बट इट डजंट कंपेयर टू अमेरिकन मेड कंसीव्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड स्टफ। वाओ, देखो ब्रांडिंग वगैरह भी कर दी अपनी कंट्री की। इसलिए मैं कहता हूं, ये बंदा अपनी कंट्री की ब्रांडिंग कर रहा है, आप अपनी कंट्री की भी ब्रांडिंग किया करो जब पॉसिबल हो। अच्छी अच्छी चीजें जो भी है
जो अच्छी चीज़ें हैं वो बताओ ग्लोबली, और जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उन लोकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो विद अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ कलाम साहब कि सारी प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी का सोल्यूशन बता के हमेशा प्रॉब्लम को डिस्कस किया करो। साथ ही साथ अनकंडीशनल सरेंडर कह दिया भाई कि ईरान को अनकंडीशनली सरेंडर करना पड़ेगा। उसी टाइम में वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हायरिंग, मतलब ये कह रहा है कि भाई हम तो इसको हिट करेंगे सीधा, वी विल हिट हिम, वी विल एलिमिनेट हिम। आप सोचिए ये कौन ट्रुथ सोशल पे लिख रहा है और उसको स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पे पोस्ट कर रहा है, बट उसके बाद इजराइल रिएक्ट करता है। नेतन्याहू टेल्स एबीसी ही इज नॉट रूलिंग आउट टेकिंग आउट ईरान सुप्रीम लीडर। लो भाई, ट्रंप ये कह रहा है, इजराइल कह रहा है मैं थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाके मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसी टाइम में आपको लग रहा होगा कि वाओ ये ह्यूमन राइट के चैंपियंस ये क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट के चैंपियंस भी लेके आ गए हैं अपने जेट्स। ठीक है, तो अगर अमेरिका घुसता है तो फिर ये सारे पीछे पीछे दौड़ते हुए आएंगे। ग्लोबली ये कितनी भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट दिखा दें, जब ऐसे वॉर के सिचुएशन आएंगे, इजराइल की बात आएगी तो आप देखेंगे कि फ्रांस भी आएगा, यूके भी आएगा, जर्मनी भी आएगा, सब आएंगे मेजर पावर्स, और सब आके ताबड़तोड़ बॉम्बिंग कर देंगे ईरानियन रेजिम की। क्योंकि इतना कंटेंट ऑलरेडी बना चुके हैं ना, दुनिया में इतना कंटेंट भरा हुआ है ईरान के अगेंस्ट, पूरे एजुकेशनल सिस्टम में बन रखा है कि अगर एक आएगा तो दूसरा आना स्वाभाविक है। यहां देखिए यूके मूव्स जेट, और यहां देखिए अमिड्स रेजिम्स रिप्रेशन एंड वायलेंस, किसका आर्टिकल होगा ये, फ्रांस 24, रिप्रेशन एंड वायलेंस। मैंने कभी कोई पॉजिटिव चीज ईरानियन रेजिम के बारे में पढ़ी नहीं, आई डोंट नो, आप ही बताइए कमेंट में कि ऐसा क्यों होता है। जर्मनी कॉल्स फॉर ईरान टू रेज्यूम न्यूक्लियर टॉक्स, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई अब भी लास्ट चांस है। जर्मनी ने ये कहा है कि बिल्कुल लास्ट चांस है, इससे पहले भी एक बार बात कर लो, टेबल पर बैठ जाओ, एक बार पिटाई हो चुकी है। अब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ना हम क्लियरली ईरान का साइड लेते हैं, ना हम उनके लॉबी में जाते हैं, ना हम क्लियरली इजराइल की पूरी लॉबी में घुस रहे हैं। और लॉबी मतलब उनके जो बब्बर शेर हैं उनके साथ एग्जैक्टली हम एलाई नहीं करते, हम बोलते हैं हम अपने नेशनल इंटरेस्ट से चलेंगे। चाइना एक साइड झुक चुका है, ईरान एक साइड झुक चुका है, पुतिन एक साइड झुक चुके हैं, सारी कंट्री एक एक साइड है। और फिर जो प्रॉब्लम आती है एक ग्रुप में, वो सब आपस मिलकर मैनेज करते हैं। इंडिया किसी ग्रुप में नहीं है, और जब हम किसी ग्रुप में नहीं है तो फिर हम ऑपरेशन सिंदूर के समय और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये क्यों बोले कि भाई हमें डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड फील हो रहा है। भाई हम भी जब कोई वॉर होता है तो हम दूर ही रहते हैं, बिल्कुल दूर रहते हैं, और इसीलिए हमारी सारी डिप्लोमेसी काम आएगी इन नॉन वॉर सिचुएशन। बट कभी अगर वॉर की बात आ गई तो बस आपके 5-6 एलाई काम आएंगे, और इतने ही दोस्त काफ़ी होते हैं। बस आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि भाई कुछ मेंटेनेंस के लिए सामान और कुछ रेप्लेनिशमेंट, कुछ वेपन्स, कुछ कहीं ना कहीं एमआरओ ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो उसमें मदद कर दो। बाकी भारत को खुद से स्वयं आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए। दोस्तों ये एक सिंपल मैसेज है, और आपको यहाँ समझ आएगा कि ये इंटरनेशनल मिर्ज़ापुर किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपको कहानी पता है, मुझे कहानी पता है, आप ज़रूर बताइएगा क्या होने वाला है, व्हाट कैन हैपन। मुझे लगता है मैंने आपको सफिशिएंटली समझा दिया है कि आप कैसे प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।